हेलो स्टूडेंट, फैराडे के फर्स्ट लॉ को लेकर के आ रहे हैं। फैराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों इलेक्ट्रोलिसिस के संबंध में वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से ही हम पढ़ लेंगे। तो सेकंड लॉ में कोई बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होने वाली नहीं है, दिक्कत फर्स्ट लॉ में भी नहीं है, लेकिन ध्यान इसको फर्स्ट लॉ को रखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ से ही हम सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ को पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमने क्या कहा था कि इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लिए और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते थे, यहाँ से बैटरी से जोड़ देते थे, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। और हम ये बोलते थे इसमें कि यहाँ पर पॉजिटिव आता है और यहाँ पर नेगेटिव आता है। अब मान लिया मैंने इसमें NaCl डाल दिया, तो NaCl में से Na कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा। आंसर है Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ जाएगा। ये कैथोड होता था। कैथोड और एनोड का निर्धारण कैसे करना है वो हमने पिछले सेल के बारे पिछले जब वीडियो पढ़ा था तो उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए यहाँ से Na यहाँ जाएगा, जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ उसे कैथोड कहते हैं, और Na यहाँ चला जाएगा। तो Na कितना जाएगा, और Cl जो यहाँ से Cl2 बनाएगा एनोड पर आकर के, तो कितनी Cl2 बनाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस फ्री होगा, कितना सब्सटेंस बनेगा, कितना सब्सटेंस मुक्त होगा, ये हम फैराडे के फर्स्ट लॉ के में पढ़ेंगे। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमको क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस फ्री होंगे, ये इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस फ्री हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम बैटरी, ये जो बैटरी लगाई थी, इस बैटरी से सॉल्यूशन में चार्ज कितना दे रहे। मतलब ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्री हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा किसके, आंसर है चार्ज के। चार्ज जितना ज़्यादा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड पर फ्री हो रहा वो भी उतना ज़्यादा। अगर बैटरी से ज़्यादा चार्ज आएगा इस पर, यानी ज़्यादा करंट आएगा इस पर, तो ज़्यादा अमाउंट में सब्सटेंस फ्री होगा। इसमें कोई खास बात तो है नहीं, कोई ऐसी समझने वाली बात तो है नहीं कि M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा सब्सटेंस फ्री होगा। तो इसी के संबंध में यह यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ टोटल चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। तो M कितना ज़्यादा निकलेगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द टोटल चार्ज पास्ड इन द सॉल्यूशन। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम। M यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट लगेगा Z इंटू Q, और Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z की इंपॉर्टेंस है। अगर Z को नहीं निकाल पाओगे तो M को कैसे निकालोगे, M को निकालने में प्रॉब्लम होगी। ये जो Z है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, Q की जगह हम IT भी लिख सकते हैं। Q इक्वल टू IT होता है ना, ये हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो M इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ZIT। फॉर्मूला तो इसका बन गया। अब चलते हैं हम Z की तरफ को, कि Z को हमने कैसे निकालना है। और Z क्या है, Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि Z की डेफिनेशन क्या है। तो Z की डेफिनेशन है कि वो जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल था उसमें 1 कूलम का चार्ज फ्लो करो। 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने पर इलेक्ट्रोड पर जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्री होगा उसी को हम Z कहते हैं। दोबारा, किसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो बैटरी है, बैटरी से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने पर जितना हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्री होगा इलेक्ट्रोड पर, उसे हम Z कहते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने कूलम का चार्ज डालना है, 1 कूलम का। तो जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस फ्री होगा उसे कहते हैं हम Z। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं Z की। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, सीधा Z इज है, Z क्लियर है। Z माने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द substance defined at the amount of substance deposit at the electrode when
1 coulomb of charge is flown through it ठीक है। Z is Z माने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन थ्रू इट। जब हम उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्री होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। ठीक है, चलिए Z के बारे में और बात करते हैं। अभी हम Z क्या चीज़ है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ये आपने इसमें देख लिया पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, क्यू की जगह IT रख दिया, तो M इज इक्वल टू ZIT वेयर Z इज ए कॉन्स्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E अपॉन F। यहाँ से हम Z के बारे में और बात करने लगते हैं कि Z को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Z इज इक्वल टू E अपॉन F, जहाँ E इज इक्वल टू है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला मोलर मास अपॉन चार्ज समझ लो। जैसे कि मान लिया हमने कि हमारे पास कैथोड पर सोडियम निकल रहा, तो सोडियम पर कितना चार्ज है, तो प्लस। सोडियम का मोलर मास कितना है, तो सोडियम का मोलर मास है 23। चार्ज कितना है 1, तो इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया 23/1 इक्वल टू 23। जैसे हमने मान लिया कॉपर सल्फेट लिया और कॉपर निकला हमारा, तो कॉपर का मोलर मास 63.5 और चार्ज हो गया इसका 2, तो इसका ये इक्विवेलेंट वेट आ गया 63.5/2। तो ये हमारे पास E निकल जाएगा। अब बात करते हैं F के बारे में। Z के बारे में बात कर चुके हैं हम कि 1 कूलम का चार्ज फ्लो करने पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्री होगा उसे हम Z कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं Z को निकालते कैसे हैं। तो Z E अपॉन F से निकलता है। E कहाँ से निकलता है, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, मोलर मास अपॉन चार्ज। अब आते हैं बात F के बारे में, वेयर F इज इक्वल टू F क्या है, तो फैराडे कांस्टेंट। ये हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि F की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी F की वैल्यू फिलहाल तो 96500 कूलम को याद कर ले, लेकिन F है क्या, तो F है हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज प्रोवाइड कराता है। चार्ज प्रोवाइडेड बाई F क्या है, F है हमारे पास चार्ज प्रोवाइड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज प्रोवाइड कराएंगे उसे हम बोलेंगे फैराडे कांस्टेंट F। तो देखो F इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आप जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इतने, और इसका चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96500 कूलम। ये यहाँ से आया है हमारे पास कि F की वैल्यू यहाँ से कितनी आई। ठीक है, तो F को कहाँ से निकालेंगे, F को आप डायरेक्ट रखेंगे 96500 कूलम। इतनी लंबी चौड़ी बातें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि F क्या चीज़ है। चार्ज प्रोवाइडेड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज F। क्योंकि अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में हम F निकालना पड़ेगा, हमें कई बार F की फॉर्म में चार्ज निकालना पड़ेगा, तो हम देख लेंगे कि कितना चार्ज है, क्या है, ध्यान देंगे जरा इसको। तो E अपॉन F, E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास अपॉन चार्ज से इसको निकालेंगे। F क्या होता है हमारे पास, चार्ज प्रोवाइडेड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फैराडे कांस्टेंट 96500। तो चलिए अब चलते हैं हम इसमें आगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले को मैं इधर लिखता हूँ और एक क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ M इज इक्वल टू ZIT वेयर Z इज इक्वल टू E अपॉन F। F क्या है, फिक्स है 96500 कूलम। E क्या है, मोलर मास अपॉन चार्ज या मोलर मास अपॉन N फैक्टर भी कहते हैं इसको, जो चार्ज है इसमें। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं,
फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड इफ करंट दे रखा है 9.65, यानी कि I इज इक्वल टू 9.65 करंट एम्पियर का करंट, और टाइम दे रखा है 200 सेकंड तक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम प्रोवाइड करते हैं, फ्लो करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट द कैथोड, इफ I इज इक्वल टू 9.6 एम्पियर की करंट टोटल इतने सेकंड के लिए, 200 सेकंड के लिए कॉपर के सल्फेट के सॉल्यूशन में प्रोवाइड की जाती है, फ्लो होती है। मोलर मास दे रखा कॉपर का इसमें 63.5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर है m निकालना है, तो m इज इक्वल टू जेड आई टी। क्या हमारे पास I है? I हमारे पास है। कहाँ है I? ये रहा। क्या हमारे पास Z है? तो Z भी हमारे पास है। सॉरी, क्या हमारे पास I है? यस। T है? यस। Z नहीं है, तो Z निकालना पड़ेगा, और Z निकलता है E/F से। तो पहले E निकालते हैं, तो E कहाँ से आएगा? तो E आएगा हमारे पास इसके लिए, E आएगा मोलर मास अपॉन चार्ज या N फैक्टर। E इज इक्वल टू मोलर मास दिया हुआ है 63.5, और कॉपर सल्फेट में कॉपर पर 2+ के चार्ज होते हैं, तो अपॉन 2। चलिए आ जाते हैं इस फॉर्मूले में। हम M इज इक्वल टू जेड की जगह लिख दिया E/F इंटू आई टी। E की जगह क्या लिख दिया? E की जगह ये 63.5/2। F की जगह क्या लिख दिया? 96500। I की जगह क्या लिख दिया? 9.65 इंटू 200। तो 2 से हमने इसको काटा, 100 आया। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों पॉइंट से दोनों जीरो गई, तो क्या बन गया इसमें? जब दोनों पॉइंट से दोनों जीरो चली गई हमारे पास, तो बचा क्या फिर इसमें? 965। तो ये आया 63.5 इंटू 965 अपॉन 96500। इससे इसको काटा तो ये आया 100, और 100 से हमने इसको डिवाइड किया, तो ये आया हमारे पास 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो इसके अभी और भी हमने क्वेश्चंस देखने हैं। अभी हमने इसको फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।